ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। उमेश के छोटे मोटे कई सारे बिजनेस थे, जिन सबको बेचकर उसने एक शिप काफी दौड़ भाग करके खरीदी और उसी से फिशिंग का कारोबार शुरू करने का प्लान बनाया। एक शिप उसने खरीदा तो शुरुआती बिजनेस में अच्छी बात यह हुई कि शिप के साथ उसका पूरा क्रू भी उमेश को मिल गया। एक्सपीरियंस्ड लोग थे तो काम आसानी से शुरू कर पाया। समंदर में पहली ही रात थी आज। डेक के ठीक नीचे अपने कमरे में उमेश सो रहा था जब उसकी नींद एक आवाज के साथ खुली। रात के तकरीबन 1 बजे थे और ऐसे वक्त पे डेक पे कौन लकड़ी की फट्टियों को ऐसे तोड़ मरोड़ रहा था जो ये आवाज आ रही थी। यही सोचता हुआ उमेश नींद में करवट बदल के लेट गया, लेकिन आवाज अचानक से बढ़ गई। आवाज जब बढ़ती ही गई तो थोड़ा चिढ़कर उमेश चिल्लाया, अरे कौन है ऊपर? उमेश का बस इतना कहना भर था। आवाज आनी बंद हो गई। उमेश भी करवट बदलकर सो गया, लेकिन ज्यादा देर का सुकून नहीं था, क्योंकि एक बार फिर उमेश जबड़े भींचकर गुस्से में पलटा और अब की बार थोड़े गुस्से में चीखा, अरे कौन है यार? ये क्या चींची लगा रखा है? बंद करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। इस बार उमेश की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आवाज बंद तो हुई, लेकिन उमेश तुरंत सो नहीं पाया। काफी देर की मशक्कत के बाद जैसे ही उमेश की आंख लगी तो एक बार फिर से इस बार उमेश कुछ बोला या चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि सीधे उठा और पलंग से उतरकर कमरे से निकलकर ऊपर डेक की तरफ गया, जहां से लकड़ी की फट्टी के चरमराने की आवाज आ रही थी। डेक की ओर जाते वक्त लकड़ी के फर्श पर हर कदम रखने पे आवाज करती हुई सीढ़ियों की आवाजों के बीच जब उमेश ऊपर पहुंचा तो समंदर की कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ लकड़ी के फट्टे की आवाज दब सी रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी और यह भी समझ आ रहा था कि आवाज पास ही है। घने अंधेरे में इंजन रूम से आती हल्की सी रोशनी में उमेश ने आवाज ध्यान से सुन के उसी ओर देखा तो पाया कि एक लड़की उमेश के कमरे के ठीक ऊपर लगी लकड़ी पर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लहरा सी रही थी। उमेश सोच ही रहा था कि वो लड़की आई कहां से, और उमेश कुछ बोलता इससे पहले ही वो लड़की उमेश की आंखों के सामने समंदर में कूद गई। उमेश दौड़ता हुआ रेलिंग तक गया और नीचे झांकने पर समझ आया कि कोई मतलब नहीं था। बहुत ही घना अंधेरा था। उमेश कैप्टन के पास इंजन रूम की ओर भागा और पहुंचते ही कैप्टन से बोला, कैप्टन आपने देखा डेक पर जो भी हुआ? कैप्टन ने उमेश को देखा और कहा, कहां? मैं तो यही हूं, कुछ होता तो पता चलता। उमेश ने सोचा कि कैप्टन को लहरों के शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए पूरी बात बताने गया, लेकिन आवाज में अल्फाज नहीं थे। मैंने अभी वो
उमेश ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर से मैंने अभी उमेश बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने सामने रखा हुआ कागज और कलम उठाकर लिखना शुरू किया। कागज पर एक भी लफ्ज लिख नहीं पाया वो। हाथ ऐसे कांपे जैसे हाथ तो उमेश का ही था, लेकिन चला कोई और रहा था और पूरा का पूरा कागज फट चुका था। उमेश का हाल देखकर कैप्टन ने उमेश को पकड़ा और उसके रूम में उसे ले जाने लगे। रास्ते में डेक पर से होकर ही जाना था। कैप्टन के साथ जाते जाते जब उमेश उसी जगह से वापस अपने कमरे के लिए जाने को हुआ तो देखा लकड़ी का फट्टा फर्श पे लगा हुआ ही था, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ था। उमेश सारी चीजों को अपना वहम मानकर नीचे अपने कमरे में पहुंचा और लेट गया। उसे वहां छोड़कर कैप्टन भी वापस इंजन रूम में चले गए। उमेश सोने के लिए लेटा ही था जब उमेश इस बार बिना चीखे चिल्लाए और बिना कुछ आवाज किए चुपचाप कमरे से निकला, डेक की ओर सीढ़ियों से चढ़ने लगा और जैसे ही उसका सर डेक से जरा सा ऊपर था तो उसने अपनी आंखों को उठाकर देखा। वही लड़की फर्श की उसी फट्टे के स्क्रूज निकाल रही थी। उमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने थोड़ी देर पहले समंदर में कूदते देखा वो वापस न सिर्फ जहाज पर थी बल्कि अब उसी फट्टे को निकाल भी रही थी। उमेश को अपनी आवाज एक बार फिर से गले में फंसती हुई सी महसूस हुई और वो लड़की उमेश की ओर एक झटके में पलटी और एक अजीब सी आवाज करती हुई खड़ी हुई और फिर धीमे धीमे एक के बाद एक कदमों को आगे बढ़ाते हुए उमेश की ओर बढ़ी और फिर अचानक एक पल में वो लड़की एकदम से उमेश के करीब आ गई और बिल्कुल उमेश के चेहरे के पास उल्टी करने जैसी आवाजें करने लगी। उमेश की तो जान जैसे किसी भी पल जा सकती थी। इतनी ज्यादा बुरी तरह वो डरा हुआ था कि समंदर के बर्फ जैसे ठंडे पानी और सर्द हवाओं का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लड़की ने वही आवाज करते हुए अपना मुंह बड़ा सा खोला और उसके मुंह से एक लंबी सी कील निकलकर डेक पर गिरी। उमेश की दुआएं शायद भगवान ने सुन ली थी। एक बड़ी सी लहर आई और उमेश अपनी नींद से जागा और वापस नीचे की ओर भागा और सीढ़ियों से उतरकर सीधे अपने कमरे में घुसते ही अब उमेश को उल्टी आने लगी। उमेश बाथरूम की तरफ भागा और बाथरूम में घुसते ही उसने उल्टियां करनी शुरू की। उमेश के उल्टी करते करते ही उसके गले से भी कील निकलकर वॉश बेसिन में गिरी।
उमेश ये देखने के बाद अपना हाल बताने शिप के डॉक्टर के रूम की ओर भागा और उनके पास पहुंचकर जैसे ही उमेश ने मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहा तो एक बार फिर उमेश के पास अल्फाज नहीं थे। मेरे साथ अभी मेरे साथ अभी उमेश ने दोबारा कोशिश की लेकिन फिर से वही हुआ। मेरे साथ अभी उमेश ने कैप्टन की ही तरह इस बार डॉक्टर को लिख के बताने की कोशिश की लेकिन कागज पर एक भी लफ्ज लिख नहीं पाया। हाथ ऐसे कांपे जैसे हाथ तो उमेश का ही था लेकिन उन्हें चला कोई और रहा था और देखते ही देखते पूरा कागज फट चुका था। डॉक्टर के पास भी जब वही हुआ तो उमेश पागल हुए जा रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। दिमाग में उलझने और कई सवाल थे उसके और इसकी वजह से नींद का आना और अब सुबह तक का वक्त कैसे कटता ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। वापस अपने कमरे में आकर उमेश ने सीधे अपने बैग में से बोतल निकाली और कुछ ही घूंटों में पूरी बोतल खत्म कर डाली। कुछ देर बैठे रह के उमेश की आंखें भारी होने लगी और बेहोशी की तरह नींद उस पर काफी हावी होती चली गई। उमेश नशे में आती उस गहरी नींद के आगोश में खोता चला गया। और वैसे भी इतने भयानक नशे और गहरी नींद में क्या खाक कुछ पता चलता किसी चीज का। गहरी नींद में सोते उमेश की सारी उम्मीदों पर पानी फिरा एक आवाज से। इतनी सी ही आवाज ऐसे हाल में उमेश की नींद खराब कर गई क्योंकि इस एक आवाज के बाद आवाजें बढ़ती गई। अभी तक गहरी नींद में सो रहे उमेश की नींद तो कमजोर हो ही चुकी थी लेकिन अब नींद और शराब दोनों के नशे से लड़ते हुए अपनी आंखें उसने जरा सी खोली तो खौफ से बर्फ बन चुका था। घबराहट में पसीने से लथपथ उमेश ने अपने पलंग के ऊपर देखा तो कमरे की छत पर से वही लड़की अपना चेहरा उमेश के चेहरे से कुछ ही ऊपर लिए लटकी हुई थी और उल्टियां करती हुई पूरे कमरे में कीले ही कीले उगल रही थी। लेकिन उमेश को कमरे में कहीं भी एक भी कील नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक उमेश किसी बर्फ के टुकड़े की तरह जम के पड़ा रहा और बदन भर पे डर के मारे उसे लग रहा था जैसे कि चींटियां ही चींटियां रेंग रही थी। उमेश उठा और सीधे पलंग से कूद के बाहर भागा और दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ सीधा शिप के डेक पे पहुंचा और आखिरी सीढ़ी चढ़ के डेक पर चढ़ते ही उसकी चीख निकल गई तो उसने रुककर बैठकर अपने पैर देखे और बहते हुए खून और चोटों के बाद पलट के सीढ़ियों से लेकर अपने कमरे के दरवाजे तक को देख पा रहा था। वो उल्टियां तो उस लड़की ने कमरे में की थी। उसकी कीलें दरवाजे से लेकर यहां डेक तक फैली हुई थी और उमेश के पैरों में धंसी हुई थी। उमेश ने चीखते हुए पैरों के तलवों से एक के बाद एक कीले निकाली
और लंगड़ाते लंगड़ाते खून से बने पैरों के निशान बनाता हुआ शिप के बिल्कुल अगले हिस्से तक गया। लहरों की बर्फीली सर्द छींटों और उन सर्द हवाओं से अब उमेश को दर्द थोड़ा कम लग रहा था और घबराहट भी थोड़ी कम हो रही थी। उमेश खड़े खड़े हवा में थोड़ा बेहतर महसूस करने ही लगा था जब एक आवाज अब उसे फिर ऊपर से आने लगी। डरते हुए उमेश ने धीमे धीमे अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो वही लड़की ऊपर से चीखती हुई उमेश पर कूदी और उमेश वहीं गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो उमेश इंजन रूम में था। कैप्टन, डॉक्टर और बाकी का पूरा क्रू आसपास ही था। उमेश राहत भरी सांस लेकर उठने को हुआ तो पाया कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो टेबल पे तो था, लेकिन टेबल और उसके बीच में एक अजीब सी लोहे की जालीदार प्लेट जैसा कुछ था। उमेश इतने सारे लोगों को अगल बगल देखकर और इस माहौल को देखकर चिल्लाया, तुम लोग क्या चाहते हो? ये सब क्या हो रहा है? वो औरत हाँ? उमेश चिल्ला के उनसे तो बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस लड़की के बारे में बोलने जा रहा था उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वो पूछना तो चाह रहा था कि वो लोग भी उसी लड़की से मिले हुए हैं, लेकिन उसके बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकल रहा था। आखिरकार कैप्टन ने कहा, अभी नहीं, बस 20 मिनट बाद ही गीतांजलि मैडम के बारे में बात कर पाएंगे आप। दरअसल हम सब गीतांजलि मैडम के पापा की फिशरी की इसी शिप के बहुत पुराने क्रू हैं। उनके पिताजी की तबीयत जब बहुत खराब हुई तो उनके पार्टनर ने पूरा बिजनेस हथियाने के लिए अपने बेटे से शादी करवा दी मैडम की और बिजनेस टेक ओवर कर लिया। गीतांजलि मैडम के पापा की मौत के बाद उनके पति ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसी शिप को वो अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते थे। एक रात जब शिप डॉक पे ही था और साहिब और उनकी गर्लफ्रेंड आप ही के रूम में थे तो गीतांजलि मैडम पता नहीं अचानक कहां से आ गई। हम लोगों को उन्होंने यहां से भगा दिया और फिर हमने सिर्फ आवाजें ही सुनी लड़ाई झगड़ों की, लेकिन फिर मैडम की चीखें गूंजती रही और इसी केकड़ों वाले जाल के कवर के साथ उनके हाथों के आर पार कीले लगा के उनकी लाश को बीच समंदर में फेंक दिया गया ताकि लोहे की प्लेट से कीलों से लगी हुई लाश पानी के ऊपर ना आ पाए। हम लोगों ने पुलिस के सामने नौकरी बचाने के लिए कुछ नहीं बोला और इसलिए गीतांजलि मैडम ने जब हम सबको सजा दे दी उसके बाद ही हम उनके बारे में बोल पाए। उमेश जी, आप भी हमारी तरह मरने के बाद ही बोल पाएंगे उनके बारे में। उमेश के हाथों और पैरों में कीले काढ़ के उसी प्लेट समेत। उमेश तो नहीं मिला, लेकिन गीतांजलि फिशरीज का ब्लू जॉय शिप इसके बाद भी कईयों ने देखा है और जानने वाले डरते हैं कि कोई दोबारा इसे खरीद न ले।
और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।